नमस्कार दोस्तों। चालू किया। नमस्कार दोस्तों, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बुने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। करियर टॉक के इस सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के, शहर भर के जो नामी गिरामी एजुकेशनिस्ट हैं उनके माध्यम से विद्यार्थी और एक आम आदमी को मार्गदर्शन मिले, शिक्षण क्षेत्र की जानकारी मिले। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं वीएमवी कॉलेज के एचओडी डॉक्टर प्रतिभा भोरजर मैम, जो साथ ही बाटी एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है उनके कोऑर्डिनेटर हेड भी है, और एक बौद्ध साहित्य हो गया, साथ ही नहीं क्या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग विषय के ऊपर काफ़ी इन्होंने लिखान किया है, काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी रिसर्च किया है। हज़ारों विद्यार्थी को इन्होंने मार्गदर्शन दिया है जो अलग अलग क्षेत्र में जो है आज के डेट में कार्यरत है। तो मैडम से हम संवाद करेंगे। इसके पहले मैम, आपका एप्टेड एजुटेक अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि हमने क्या सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करें, हम हमारे अकेडमी के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपका शिक्षण क्षेत्र में अब तक का सफ़र कैसा रहा। शिक्षण क्षेत्र मतलब मेरे एजुकेशन जो है, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, डिफेंस अकाउंट्स में थे। जी जी। तो इसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र होता था जी। तो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने पास किया पूना से। ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे पापा नागपुर आ गए, तो सेकंड स्टैंडर्ड से 8 तक मेरा एजुकेशन हुआ नागपुर में। जी। 9th और 10th मैंने किया दुलिया में, रनाला करके गांव है वहाँ से, और 11th 12th मैंने पुलगांव से किया जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाद में बीए से एमए तक मैंने नासिक में किया, और उसके बाद मेरा जो एमए होने के बाद जैसे मैंने एमए किया वैसे मुझे एज ए लेक्चरर नौकरी मिली पुणे में। पापा की ट्रांसफ़र भी पुणे में हो गई थी, तब से मैं पुणे में थी 94 से 97 तक। तो ऐसा एजुकेशन सर्विस लगने के बाद मैंने 2008 में पीएचडी की डिग्री मुझे मिली। रजिस्ट्रेशन किया था मैंने 2002 में। तो ये जो एजुकेशन की जर्नी है वो तो निरंतर चलती रहती है, अभी भी चल रही है, लेकिन जो अपन डिग्रीज के हिसाब से उसको काउंट करते हैं तो इस हिसाब से फिर पीएचडी की डिग्री 2008 में हो गई मेरी। मैंने एमए 94 को किया, लेकिन उसी वक्त नेट सेट ये जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी कर दिया था। यदि आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन करते हैं किसी इंस्टीट्यूट को, तो जब मैंने पुणे में ज्वाइन किया तब 94 में मेरी एमए में तभी जॉब लगी थी, तब नेट सेट कंपलसरी नहीं था। लेकिन जैसे मैं जॉब में आ गई तो नेट सेट कंपलसरी हो गया, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दी 95 में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो क्लियर किया। ग्रेट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए क्लियर हो पाया वो क्योंकि बीए पार्ट 1 से एमए तक मैं यूपीएससी की और एमपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसी का जो बेनिफिट है वो मुझे वहाँ पे मिला कि बिना प्रिपरेशन एज ए सेट की एग्ज़ाम करने, इसलिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो मैंने किया था वो वहीं पे काम आ गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने वो 95 में क्लियर कर दिया। 96 में एमपीएससी की ऐड आई सीनियर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर के लिए, उसमें अप्लाई किया तो उसमें भी मैं क्लियर कर दिया, और 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 97 में दिसंबर में सिलेक्शन का लेटर है, अप्रैल 97 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। वो गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, और उसका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन उसका डायरेक्ट, जिसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, तो इस तरह से वो रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन इंटरव्यू बहुत टफ होता है, आधा पौन घंटा 1 घंटा वो इंटरव्यू चलता है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई। तो तब से नागपुर में मैं थी 97 से 2001 तक। फिर 97 में मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे सब इन लॉज यहाँ पे थे। हस्बैंड मेरे चांदूर बाजार के कॉलेज में थे, तो ट्रांसफ़र मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र थी मेरी, तो अमरावती में आई मैं 2001 में अपने कॉलेज में, वीएम जिस नाम से जाना जाता है, ऑफिशियली वो गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। तो वहाँ पे मैं 2001 में जून में, और तब से अब तक 23-24 साल हो गए वहीं पे हूँ। तो 2007 में एचओडी करके मैंने चार्ज लिया, और अभी लास्ट दिसंबर से बाटी का कोऑर्डिनेटर का एडिशनल चार्ज मेरे पास है। तो ऐसे काफ़ी रोचक मैम आपका सफ़र रहा। आपके जो आपका जिस तरीके से करियर रहा, इसमें एजुकेशन आपका सेंटर पॉइंट रहा, एजुकेशन को आपने काफ़ी प्रायोरिटी दी। मैम, आपका जैसे आपने बताया आपका पीएचडी हुआ, रिसर्च हुआ, आपका किस विषय पर पीएचडी हुआ है? मैं पॉलिटिकल साइंस
तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो उसमें रिसर्च मेरा जो पॉलिटिकल थॉट मेरा स्पेशलाइजेशन। पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल थॉट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक था। वहाँ मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुई तो मेरे एचओडी थे डॉक्टर मुदलियार सर, काफ़ी जाने माने थे। वो जॉइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं हायर एजुकेशन के, अमरावती रीजन के, और एकेडमिक्स में उनका बड़ा नाम था। तो उनके अंडर में जब ज्वाइन किया, उन्होंने, रोचक बात यही थी कि वो मेरे पापा को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। तो जिन्होंने मेरे पापा को पढ़ाया उन्हीं के अंडर मुझे पीएचडी करने, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने स्टार्ट मेरा नागपुर में हो गया था कि अपने को, वैसे पीएचडी की जर्नी जो मैंने सोचा था जब मैं पुणे में थी, वहाँ पे भी मैं 3 साल लेक्चरर थी अम्बेडकर कॉलेज नानापेठ में जो वहाँ पे। तो जैसा मेरा सेट हो गया था तो नेक्स्ट स्टेप यही थी कि मैं पीएचडी कर दूँ। तो मैंने वहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन मीनवाइल मेरा एमपीएससी हो गया तो मुझे पुणे छोड़ना पड़ा। तो वो रह गया जो मेरा रिसर्च करना था, वो पूरा फील्ड वर्क था, शादी होने की थी तो जुनून रहता है कि कुछ नया करेंगे। तो पूरा जो 73rd अमेंडमेंट हो गई थी और पंचायत राज में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया था, तो उस टॉपिक पे मैं रिसर्च करना चाहती थी। पूना, कोल्हापुर, सातारा ऐसा रिसर्च का होता, लेकिन नहीं हो पाया। नागपुर में अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं नागपुर शिफ्ट हो गई। फिर नागपुर शिफ्ट होने के बाद मैंने कहा अब तो वो फील्ड वर्क हो नहीं सकता, तो छूट गया। फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर भाले भोए करके एक जाने मानी हस्ती थी पॉलिटिकल साइंस में, वो तब वो उस वक्त वे नागपुर यूनिवर्सिटी में एचओडी थे। मैं उनसे मिलने गई, फिर उनको मैंने बताया कि मैं फील्ड वर्क अब नहीं कर सकती क्योंकि शादी हो गई थी, छोटा बच्चा था, तो लाइब्रेरी वर्क में रिसर्च करूँगी। तो ऐसा चाहिए टॉपिक कि जिस पे जो उपयुक्त भी हो, जिस पे काम भी नहीं किया हो, और जो सबके काम यानी पॉलिटिकल थॉट को आगे ले जा सके। तो ऐसा टॉपिक उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप ऐसा कौन सा एरिया है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। फिर मैं आई तो अपना यदि एक नज़र से देखने लगते हैं कि हमें क्या करना है, और हर जगह वो दिमाग में रह के वो सोचते रहते हैं, तो टॉपिक मिल जाता है। तो ऐसा हुआ कि मैं स्टाफ रूम में बैठी थी और मेरे एक फ्रेंड के पास जो भी पाली और प्राकृत की हेड थी, उनके और मेरे बहुत अच्छे संबंध है, छोटी बहन मानती थी वो मुझे। तो उनके पास एक स्टूडेंट आ गई और वो बोल रहे थे कि यानी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ज्योग्राफिकली या लिटरेचर के हिसाब से क्या क्या हो रहा है, उनकी वो डिस्कशन चल रहा था और मैं सुन रही थी। सुनते सुनते मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना हम इसी पे करें। तो फिर मैंने उनसे बात की कि इस पे हो सकता है क्या पॉलिटिकल साइंस में। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक राजनीति है और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पूरी मेटाफिजिकल और साहित्य की इसके हिसाब से, तो कैसा कर। मैंने कहा कि आप देखते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी बिल्कुल बेसिक जिसमें बुद्धिज़्म है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पहले ऐसे हुआ कि बुद्धिस्ट काल में जो महाजन पद रहते थे, गणराज्य रहते थे, कि उसका अपन स्टडी कर सकते हैं। फिर मैंने पढ़ा तो उस पर हो चुका था, बिहार यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी में उस पर थोड़ा सा काफ़ी रिसर्च हो चुका था, लेकिन दिमाग में थी उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा सोचकर मैं भोले सर के पास गई, उनको बताया। उन्होंने कहा कि सब लिखना, जो जो दिमाग में आता है, क्वेश्चंस आते हो, पूरी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। 2 साल हो गए थे करते हम, मैं पढ़ रही थी। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिनॉप्सिस लिख, ऐसा चल रहा था। तो मेरी ट्रांसफ़र आ गई। ट्रांसफ़र होने के बाद मैं अमरावती आ गई। तब आने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पीएचडी के एक क्राइटेरिया ऐसा था कि जहाँ से आपका एजुकेशन हो गया वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी जॉब है। तो फिर मैं नागपुर में नहीं कर सकते थे क्योंकि जॉब भी ट्रांसफ़र हो गई और एजुकेशन मेरा पूना यूनिवर्सिटी से था। तो एक ही चांस था कि मैं अब अमरावती में करूँगी। फिर मैंने मुदलियार सर को अप्रोच किया। मैंने बताया, डिपार्टमेंट में रहते थे कि सर ऐसा ऐसा है। तो मुदलियार सर का पूरा रिसर्च या पूरा स्पेशलाइजेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जबकि मैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट में करना चाहती। तो मुझे लगा कि सर लेंगे नहीं लेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि सर ऐसा ऐसा है। तो सर ने मुझे कहा कि, और मैंने ये बताया कि मैं भोले सर के पास मेरा शुरू हो गया था पढ़ना, प्रिपरेशन इसकी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो किया है अब तक, जो लिखा है, जिसके ऊपर आप काम कर रही है, वो दिखा दो। मैंने उनको दिखाया, और अच्छे लोग अच्छे होते हैं, तो उन्होंने सब पढ़ा और मुझे कहा कि अपन यानी जो
क्षेत्र है पूरा ब्रॉड वाला वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक चेंज करेंगे। और उन्होंने जो मैं महाजन पद पर करने वाली थी वो टॉपिक चेंज करके पॉलिटिकल थॉट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी ऐसा उसको कन्वर्ट किया और मेरा फिर वहाँ से पीएचडी का काम शुरू हो गया। मुझे यूजीसी से FIP यानी फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो फेलोशिप मिलती है वो भी मिली 2 साल के लिए। तो उस फेलोशिप की वजह से छुट्टी भी मिलती है 2 साल की, तो मेरा काम आसान हो गया। बच्चा छोटा था, मेरा बेटा छोटा वाला 1 साल का ही था जब मैंने काम शुरू किया। तो लेकिन यूजीसी की कृपा रही कि उन्होंने फेलोशिप दी, छुट्टी दी, फुल पे रहता है उसका, तो इसकी वजह से फिर वो काम आसान हो गया। तो 2007 में मैंने उसको सबमिट किया और 2008 को अवार्ड हो गई मुझे पीएचडी। काफ़ी ग्रेट आपकी जर्नी रही पीएचडी को लेकर। जैसे आपका सब्जेक्ट ही रहा है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी, तो बुद्धिज़्म का फ़िलॉसफी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आपको लगता है, क्या प्रभाव गिरा है आपके रिसर्च की हिसाब से? एक जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद देश को अर्पित किया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो उन्होंने भाषण दिया, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया को या भारत को प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये नया नहीं है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के बाद हमें जो इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्रता मिली, तो ऐसा लग रहा था कि हम एक तरफ गुलामगिरी में थे, अब बिल्कुल फ्रीडम मिल गया है, तो हम झेल पाएंगे कि नहीं। तो इस सिचुएशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि भारत कोई नई बात नहीं है, यदि हम बुद्धिज़्म के एरा में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक पूरा डेमोक्रेटिक एरा दिखाई देता है। जब मैं स्टडी कर रही थी तो जो इतिहासकार है कुछ जो जाने माने जैसे मुजुमदार थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि यदि हम वहाँ के प्रूफ ढूंढना चाहे डेमोक्रेसी के तो वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हम बुद्धिज़्म पढ़ते जाएंगे लिटरेचर तो वहाँ पे हमको प्रूफ मिलते हैं। तो वो मिले कि वहाँ पे गणतंत्र था, जो प्रोसीजर चलती थी। आपको यकीन नहीं होगा, अपने यहाँ जो अपन कानून पारित करते हैं उसके जो प्रोसीजर है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये जो है, तो बुद्धिज़्म में जब अपन विनय पिटक में सब आता है, उसके पिटक है 3, तो विनय पिटक में ये पूरी प्रोसीजर वहाँ पे मिलती है अपने को कि यदि कुछ संघ में कुछ कानून बनाना है, कुछ नियम बनाने हैं, विनय बोलते थे, वो बनाने हैं, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से ही जाना पड़ता था। जिसको बताना है वो प्रस्ताव रखता था, जिसको ज्ञप्ति बोलते थे, कि रखेगा कि ऐसा ऐसा करना है। जैसे कि 3 माह बारिश रहती है, भिक्षु संघ यानी बाहर नहीं जा सकते बारिश की वजह से, तो कहीं तो भी उनको रहना है, तो कैसा करेंगे? तो इसके लिए तो नियम बनाना पड़ेगा कि एक गांव में वो लोग रह सके। तो ऐसा किसी ने यदि प्रस्ताव रखा कि 3 महीने भिक्षु संघ एक जगह रह सकता है, इसके लिए नियम बनाओ, तो वो जो प्रस्ताव है उसको ज्ञप्ति बोलते थे। फिर वो पूछा जाता था कि किसको ये मंजूर है, नहीं है, जिनको ये प्रस्ताव पारित करना है या उसके समर्थन में है तो वो चुपचाप बैठे, जिनको ये नहीं पड़ता है या नहीं मंजूर करते हैं, कुछ अलग राय है, तो वो बोले। तो ये होता था और पार्लियामेंट्री सिस्टम सिस्टम से चलता था। यदि वो मंजूर है तो शांत बैठते थे। पूछा जाता था कि किसी को कुछ बोलना है क्या, नहीं बोले तो इसका मतलब कि वो सबको एग्री कर रहे हो, नहीं यानी बोले तो किसी को कुछ बोलना है तो बोलने की वो अपॉर्चुनिटी देते थे कि बोलो, डिस्कस होना चाहिए। ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, यदि कोई नहीं बोला तो फिर वो धारणा मतलब कानून बन जाता था। यदि कोई बोलता है तो उसके बाद उसको डिस्कशन होता था, कमिटी भी लगती थी, वही का बोलते थे, कमिटी डिस्कस करती थी और उसके बाद चर्चा होने के बाद बहुमत से वो पारित होता था। एक बात। दूसरा, जैसे कि इलेक्शन है अपना, तो वो जो भी वहाँ पे लोग यानी नियुक्त करते थे, जैसे स्टोर कीपर है, पूरा जो उनकी सामग्री उसके देखने के लिए, तो वो भी यदि अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी जैसा अपन यहाँ मंडल होता है, निर्वाचन आयुक्त है, अपना आयोग है, वैसा वहाँ पे एक सिस्टम रहती थी। और वहाँ का जो था उसको वो चलाका ग्राहक कहते थे। चलाका मतलब एक डंडी जिसे कहते हैं, यानी लकड़ी जिसे कहते हैं, वो चलाका। तो यदि किसी को चुन के देना है तो वो आदमी खड़े रहते थे, बोलते थे कि ये 4 लोग हैं, इनमें से अपने को एक चुनना है। तो हर एक को एक एक कलर दिया जाता था,
जैसे अपन बैलेट पेपर देते हैं ना, तो वैसे एक एक कलर देता था कि यदि ए पर्सन है तो उसका नीला कलर है, बी पर्सन है तो उसका रेड है। तो वो सब नेचुरल कलर्स यूज करते थे उस वक्त। और वो जो शलाका है, लकड़ियाँ हैं, वो इकट्ठा करके उसको वो कलर में पिरोया करते थे, पूरा कलर देते थे उसको और एक बॉक्स में रखते थे। और जिसको वोट करना है, जिस व्यक्ति के नाम का वो कलर है, वो यानी चुपचाप जाके एक बॉक्स में डालनी है। गुप्त मतदान जिसे कहते हैं, उस तरह से वो होता था। और वो होने के बाद फिर काउंट करते थे, जिस कलर की लकड़ियाँ ज़्यादा होती थी, शलाका ज़्यादा होती थी, वो इलेक्ट होता था। अब अपन क्या करते, बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन है, सेम प्रोसीजर। तो इतना प्रभाव अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम समता बोलते हैं, हाँ इक्वलिटी के, वो जो भिक्षु संघ रहते थे तो इक्वलिटी वहाँ पे थी। जो भी दान किया जाता था इंडिविजुअल नहीं किया जाता था, वो संघ को किया जाता था। संघ लेके फिर वो जो भंडागार है उसमें रखा जाता था, जिसको ज़रूरत है उसको फिर दिया जाता था। तो इतने ऐसे तो मुझे लगता है कि पूरा जो इम्पैक्ट है वो अपने को अभी भी दिखता है। काफ़ी बड़ा प्रभाव है। बहुत बड़ा प्रभाव जी है। जी जी। मैम, ये अगेन बुद्धिज़्म पे आपका रिसर्च हुआ तो मेरा मन ही कर रहा है कि उसी के ऊपर आपको काफ़ी सवाल पूछूं। बुद्धिज़्म में दो संप्रदाय होते हैं, महायान और हीनयान। तो इनमें क्या अंतर होता है, और भारतीय जो बुद्धिस्ट है वो कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो बुद्धिस्ट है वो कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं? यानी दो पंथ है। जो मूर्ति को एक पंथ जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं, जो दूसरे वो नहीं करते हैं। तो भारत में बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा पे यकीन करते हैं। कैसा होता है कि जब तक अपने को कोई प्रतिमा दिखती नहीं सामने तब तक। लेकिन बुद्धिज़्म का मेन जो फिलॉसफी है वो है कि वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते। ये बेसिक है, निरीश्वरवादी है। बुद्ध ये मानव थे और वो खुद भी बोलते थे कि मैं मनुष्य हूँ। और ये पूरा साइंटिफिक है, यानी बेस बुद्धिज़्म का साइंस है। कोई भी घटना बिना कारण, बिना वजह नहीं घटती, ये उसका बेस है। प्रत्युत्तर समुत्पाद उसको कहते हैं। तो प्रत्युत्तर समुत्पाद मतलब क्रिया किया बिना कुछ नहीं करता। जैसे हम साइंस में बोलते हैं कि जब तक क्रिया नहीं होती, रिएक्शंस नहीं होते, तब तक कुछ नहीं घटता। बुद्धिज़्म भी यही मानता है कि कोई भी घटना घटने के लिए या वो होने के लिए कुछ न कुछ एक्शन जरूरी होती है। तो इसका बेसिक है। तो यानी भगवान मानना अभी करते हैं लोग क्योंकि श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा की वजह से करते हैं। लेकिन जो प्योर बुद्धिज़्म जानते हैं वो नहीं करते हैं। तो ये बेसिक फर्क है। और भारत में शुरू से ही धर्म रहा है, श्रद्धा रही है, उपासना रही है। तो श्रद्धालु है भारत के लोग, तो इसलिए वजह प्रतिमा पूजन जो कहते हैं तो वो करते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म, बेसिक बुद्धिज़्म में निरीश्वरवादी है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका इतना रिसर्च हुआ है, आप किसी ऐसे पर्सनालिटी से, हिस्टोरिकल कैरेक्टर से या करंट कोई ऐसे व्यक्ति है जिनसे काफ़ी प्रभावित है? ऐसा एक नहीं है। जैसे कि मुझे पढ़ने में जो ये होता है चरित्र पढ़ना, जैसे हम कहते हैं बायोग्राफी, तो वो किसी की भी हो अपने को इंस्पायर कर जाती है। तो ऐसा मुझे लगता है। यदि हिस्ट्री में जाए तो बहुत है, जैसे कि चाणक्य भी है, उनकी अलग अलग होती है। यदि मैं पॉलिटिकल थॉट पढ़ाती हूँ तो ऐसे बहुत लोग हैं कि किसका कुछ अपने को कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ बात अपने को लगती है कि नहीं, इंस्पायर कर जाती है। जैसे कि एक मराठी में एक था, एक होता कारवर नाम की एक बायोग्राफी है। तो उनका भी कि वो ब्लैकिश थे लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। अम्बेडकर है, जो तो शुरू से किसी ने पढ़ना जरूर है। कि अपन पढ़ते समय लगता है कि अपन कुछ भी नहीं, अपना जो अपन बोलते हैं कि बहुत दुख है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी बायोग्राफी आप पढ़ो तो अपना संघर्ष कुछ भी नहीं। तो ऐसा किसी का भी हो, अभी भी होता है कि जो बहुत कष्ट करते हैं और उसमें से इंस्पायर होकर बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ऐसा कोई भी हो तो वो मुझे इंस्पायर करता है कि जिसका लाइफ बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन उन्होंने वो स्ट्रगल से बाहर निकाल के खुद को स्टेबल किया है। तो वो किसान भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं कि अपन बोलते हैं कि कुछ हो भी नहीं सकता, तो ऐसे भी लोग होते हैं समाज में बहुत, कि जो अपने को इंस्पायर करते हैं। जैसे कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड है कि उनके दोस्त है कि जो बहुत गरीब घर से आए थे, कुछ भी नहीं था बैकग्राउंड, माँ बाप बिल्कुल निरक्षर थे, लेकिन पढ़ने के लिए भेज दिया। ऐसा उनका पूरा ग्रुप है कि जिन्होंने फिर
यानी जिससे हम कहते हैं कि कुआं खोदने का काम पढ़ने के लिए वो भी किया, घर को कलर देना है वो भी किया। वो करने के बाद आज स्टेबल है एजुकेशन लेके। मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल है कॉलेज में, उनके बहुत सारे दोस्त ऐसे कुछ कुछ फील्ड में काम करते हैं। इंस्पिरेशन प्रेरित करते हैं आपको। तो ये सब प्रेरित करते हैं इनकी कहानियाँ। जी जी जी। आप एक स्त्री होके इतने बड़े पद पे गए, वैसे तो कोई भेदभाव की बात नहीं है, स्त्री की सारी क्षमता है, फिर भी महिलाएं खुद को कभी कभी इन्फीरियर समझती हैं, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो रहता है कभी हम एकदम से अब कैसा होता है कि मेरा तो कोई एजुकेशन था, तो साथ में मेरे जो स्टूडेंट फ्रेंड थे, तो ऐसा भेदभाव नहीं था कि हम दोनों, मैंने लड़का लड़की ऐसा कोई नहीं था। हमारा जो ग्रुप था, तो मेरे ग्रुप में जो मैं पढ़ती थी कॉलेज में तब, तो आधे मेरे फ्रेंड्स जेंट्स भी थे और मेरी सहेलियाँ भी थी। तो ऐसा नहीं था। तो हमारा एजुकेशन कैसे होता है, हम कैसे बढ़ते हैं, तो वो नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ मैंने देखा है कि थोड़ा सा डर लगता है, कुछ ऐसा न्यूनगंड जिससे हम कहते हैं कि रहता है कि बोलेंगे तो कुछ गलत होगा क्या। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं तो ये निकल जाता है। सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन मिलते जाता है। सभी डरावना नहीं होता, लेकिन पहल करना ज़रूरी होती है। तो मुझे नहीं लगता, कई बार भेदभाव होता है, नहीं होता ऐसे नहीं है। कभी कभी ईगो, मेल ईगो, उसको भी फेस करना पड़ता है। एक ने क्या, आप एचओडी है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, बहुत सी जगह पे लीडरशिप के काम कर चुके हैं, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जो जूनियर्स है वो मेल है, तो ऐसा कभी ईगो क्लैशेस, मेल ईगो जिसको हम बोलते हैं, वो कभी आपको महसूस हुआ है कि एक स्त्री जो है वो हमें लीड कर रही, रूल कर रही है? ऐसा बहुत नहीं है। यदि पूरा मेरा करियर आप 100% कहे तो उसमें से 1% ये अनुभव मुझे आया है। लेकिन उसको भी कैसे हैंडल करना अपने ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपने फ्रेंडली किया, उनको बताया, कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। तो यदि वो आप किया और बता दिया तो मैटर सॉल्व होता है। मैं गई हूँ इस फेज से, एक बार गई हूँ, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया। अब वो वैसा कोई नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन अपने को उसको भी संभाल लेना पड़ता है। और यदि अपन उसको ऐसे अच्छे से हैंडल करें, थोड़ा सा कठोरता वहाँ पे लाए, तो हो सकता है वो हैंडल। ज़्यादा नहीं मुझे परेशानी हुई, एक बार हुई थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया। कर सकते हैं अपन उसको। बिल्कुल। अभी भारत का जो राजनीतिक जो नहीं क्या सिनारियो है, इसमें किस तरह के राजनीतिक बदलों को आप देखते हैं? क्या लगता है आपको, किस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे होने चाहिए? एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शंस की डिमांड होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे डिमांड होती है, और भी कुछ वेरियस लॉस लाने की यहाँ पे डिमांड होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस एज अ एक्सपर्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपने क्या देश में देखना चाहते हैं, राजनीतिक तल पे विशेष? ये देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने को इतना आज़ादी दी है, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस हुआ है, संविधान लिखा गया है, और अपना ये कोशिश रही है सबकी कि जो लास्ट तक जो है सबका विकास होना चाहिए। यानी जो जिसे हम कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग है या भारतीय नागरिक है, तो वो सब कल्याणकारी राज्य जिसे कहते हैं वो आना चाहिए। तो उसके लिए तो मेन है कि अपना कैरेक्टर, पहले जैसे कहते थे कि धर्म और राजनीति, तो उसकी जब हम कहते हैं कि उसका डिवाइडेशन होना चाहिए। क्या दो तरफ से मैं इसको लेती हूँ। एक कि धर्म, यदि हम जैसे कि हिंदू मुस्लिम इस नाम से नहीं, तो जो धर्म नीति है, जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो उसको दंड नीति कहा जाता था, धर्म नीति कहा जाता था, नीति शास्त्र कहा जाता था। तो ये नीति मतलब मोरलिटी है। तो ये मोरलिटी में यदि हम धर्म को देखते हैं तो वो आनी ही चाहिए। तो उसको हम हरकत या उसको अलग नहीं कर सकते, इस हिसाब से वो नीति उसमें आनी चाहिए। लेकिन अब के मॉडर्न हिसाब से जब हम देखते हैं कि इलेक्शन में है या राजनीति में है कि वो धर्म आना चाहिए क्या इलेक्शन के लिए, है ना। तो उस हिसाब से जब मैं देखती हूँ रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन तो अपॉर्चुनिटी है, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो जरूरी है। जिसकी समस्या उसी को पता होती है, तो वही वहाँ पे जाके रख सकते हैं सामने।
तो इस हिसाब से तो प्रतिनिधित्व चाहिए, लेकिन वोट मिलना चाहिए वोट बैंक के लिए, उसका इस्तेमाल हो गलत तरीके से, ये मुझे थोड़ा सा खटकता है एज अ पर्सन, यानी इंडियन सिटीजन के हिसाब से वो खटकता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं राजनीति में कि जो प्रभाव निर्माण करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि यदि एक समुंदर में हम एक जहाज को देखते हैं, तो जब हम देखते तो उसका एक भाग हमको दिखता है सामने, लेकिन 7 भाग पानी के नीचे होता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो होते हैं, दिखते नहीं, लेकिन उनका प्रभाव वो फैक्टर्स काम करते हैं। राजनीति में भी ऐसा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो काम करते हैं, तो वो फैक्टर्स जब काम करते हैं तो उसमें मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका मोटो है मोरलिटी की तरफ चाहिए, उसको हमने भुलाना नहीं चाहिए। नैतिकता तो चाहिए, तभी जो हम कहते हैं कि सुजलाम सुफलाम सुंदर, ऐसा जो आइडियल नहीं, आइडियल मतलब जो प्लेटो ने बताया वो तो मुश्किल है, लेकिन वास्तविक रूप में जो जनता चाहती है, आम लोग चाहते हैं, उनका कल्याण होना चाहिए, तो वो चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि वैसा जब होगा कि अब देखते हैं कि विचारधाराएं कुछ भी है, गठबंधन होते हैं, तो अब लगता है कि अरे कैसे, शौक है कि कैसे होता है, तो कुछ मूल्य जो है उसके लिए भी रखने चाहिए। राजनीति में वो मूल्य भी चाहिए कि जिसके लिए काम हो, फिर पूरा के पूरे फायदा चाहिए ऐसा नहीं है। अपने को पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ तो रिजाइन देने वाले भी नेता थे कि नहीं होता है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है वो, अब ऐसा नहीं होता। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, जो मैकियावेली कहते थे कि नीति नहीं चाहिए, सत्ता, तो इस तरफ से जो होता है, तो मुझे लगता है कि नीति ज़्यादा मायने रखती है, मूल्य ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसके हिसाब से भी राजनीति होनी चाहिए मूल्यों के आधार पर। आपने काफ़ी बड़ी बात बोली कि राजनीति में नीति का होना, मोरालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है यहाँ पे अप्लीकेबल है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा, कोई विद्यार्थी अगर आज के डेट में 2024 में अगर अमरावती विद्यापीठ से पीएचडी करना चाहता है, तो एकदम शुरू से, बेसिक से उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या प्रक्रियाएं होती हैं? पीएचडी करने के लिए एक तो क्राइटेरिया है कि आपका क्वालिफिकेशन जी, तो एक नेट सेट आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हर एक यूनिवर्सिटी पेट नाम की एग्ज़ाम लेती है, अमरावती में ली जाती है। हाँ, अभी रिजल्ट आया बोलता है, तो वो ली जाती थी। अभी दूसरा आया कि वो अब कैंसिल कर देंगे और नेट सेट ही रखेंगे उसके लिए। तो नेट सेट है, उसके एंट्रेंस करके नेट सेट आपने किया तो आप तो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप के भी लिए होते हैं और पीएचडी के लिए भी होते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो यदि आपने कर लिया तो फिर आपको पीएचडी करने के मार्ग जो है खुले हो जाते हैं। तो वो अभी बच्चे क्या करते हैं कि सेट हो गए, पीटी हो गए, पैट हो गए, तो आ जाते फटाक से कि हमें पीएचडी करना है, और फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि अपना टॉपिक क्या है, क्या लेंगे। फिर वो गाइड को ही बोलते हैं कि आप बताओ क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने के बजाय यदि वो खुद को उसके लिए प्रिपेयर करे, जैसे मैंने कहा कि मेरा पीएचडी मुझे करना था, तो मैंने 2.5 साल मैं पढ़ी रही थी, उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन, पहले ऐसे ही होता था, गाइड के पास जाओ, गाइड पहले तो अपने को एक्सेप्ट करते कि नहीं, कोई प्रॉब्लम होता था, यदि कर लिया तो बड़ी बात होती थी, फिर उनके हिसाब से अपन पढ़ने लगते थे। अब बच्चे वैसे नहीं, बहुत जल्दी रहते हैं कि हम फटाक से कर दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के उन्होंने खुद सोचना चाहिए बच्चों ने कि मुझे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में उसके बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, पेपर्स है ना, जैसे कि पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, फॉरेन पॉलिसी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ऐसे बहुत फ्रैक्शंस होते हैं। तो उसमें से उसको कौन से स्ट्रीम में या पेपर में इंटरेस्ट है, उसको उसमें गति है कि वो कर सकता है, ले लिया और फिर समझता ही नहीं, फिर बोर हो जाता है, फिर क्या करे। इसके वजह पहले अपना एरिया फिक्स कर ले कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, और जर्नी जो है ना पीएचडी की वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो बोर नहीं होनी चाहिए, बोझ नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो आनंद यात्रा हो जो हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए तो पहले अपना एरिया फिक्स कर ले, उसके बाद उसमें पढ़ने लगे। फिर अभी तो कोर्स वर्क है, ये नया अभी जो शुरू हो गया, तो कोर्स वर्क के लिए एडमिशन लेनी होती है कि सेंटर पे जाके, रिसर्च सेंटर है तो वहाँ पे जाके यदि ऐड निकलती है तो एडमिशन ले लें, लेकिन उसके पहले तो खुद को प्रिपेयर करें कि उसमें करना है। फिर उस रिसर्च सेंटर पे जाके गाइड मिल जाते हैं, फिर गाइड के साथ डिस्कशन करके टॉपिक फिक्स कर ले,
उसके ऊपर पढ़े, फिर कोर्स वर्क पे पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके कुछ मॉडल्स है, वो सब कर लेते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है कोर्स वर्क के ऊपर। वो पास होने के बाद अपना जो सिनॉप्सिस कहते हैं, जिससे पूरा आराखड़ा रूपरेखा उसकी तैयार हो जाती है। उसमें हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, उसका इम्पोर्टेंस रिसर्च का, बिब्लियोग्राफी सब आता है। फिर वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च रिकॉग्नाइज कमेटी रहती है, RRC कहते हैं, उसके सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। फिर वो अप्रूव हो जाता है, कुछ करेक्शंस है तो बताए जाते हैं, तो करेक्शंस करके फिर सबमिट करना पड़ता है और अप्रूव हो जाता है। उसके बाद उसकी रिसर्च जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसा है, पूरी प्रोसेस है इसकी। अभी आप वर्तमान परिस्थिति में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से जुड़कर पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या रिफॉर्म ला सकती है हमारे एजुकेशन सेक्टर में? आपके क्या मत है इस विषय पर? इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है जी, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जो इंस्टीट्यूट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी, वहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। डिफ़िकल्टीज भी है, वो बाद में बताऊंगी। पुराना जो था ट्रेडिशनल था, पूरा थ्योरी बेस्ड या जो करते हैं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी स्किल बेस्ड है। बच्चों को जो देना है वो जॉब ओरिएंटेड है। पढ़ेंगे तो कुछ उनको बनना है, कुछ अपने उनके हाथ में देना है। जैसे कि अब डिग्री जो है वो 4 ईयर्स की होगी और उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। 1 ईयर पढ़ा बच्चा, फर्स्ट ईयर कर दिया, फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊँ, मुझे एग्जिट करना है, तो जो एग्जिट करेगा तो उसको 10 क्रेडिट का एक ब्रिज कोर्स है, वो यदि वो करता है, उसके 10 क्रेडिट में 4 क्रेडिट थ्योरी और 6 क्रेडिट उसको इंटर्नशिप करनी है कहीं पे भी, वो यदि करता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट उसको जॉब लगने के लिए या किसी करियर में उसको काम में आएगा। तो 1 ईयर जो है वो वेस्ट नहीं गया। सेकंड ईयर वो करता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाता है ब्रिज कोर्स करके। 3rd ईयर में वो एग्जिट करता है तो उसको डिग्री मिल जाती है। और 4th ईयर में आता है तो फिर वो 2 फ्रैक्शंस है कि वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा या फिर रिसर्च की तरफ जाएगा। तो ये ऐसा जो सिस्टम बनाया है, तो एक मुझे लगता है कि बच्चों की जो ईयर वेस्ट जाते थे पहले कि पढ़ाई छोड़ दी तो उसका कुछ वेस्ट नहीं, 2 साल के सेकंड ईयर के छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं, अब वो वेस्ट नहीं जाएगा। हर साल में उसको स्किल स्किल बेस्ड स्किल एनहांसमेंट कोर्स करके है, तो कंपलसरी है, तो वो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल उसको सीखना ही पड़ेगा। तो ये एक उसका मुझे लगता है कि फ़ायदा है। GE है जिससे जेनेरिक कोर्स करते हैं, तो अपना सब्जेक्ट छोड़ के यदि वो चाहे कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ पढ़ना है, हाँ स्ट्रीम में पढ़ना है, यदि इकोनॉमिक्स का बच्चा है, उसको लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा म्यूज़िक भी पढ़ना है, पढ़ सकता है। उसको लगता है कि साइंस का कोई बॉटनी का कुछ पार्ट है वो पढ़ सकता है। तो ऐसे एक्सचेंज अपना स्ट्रीम छोड़ के दूसरा भी लेना चाहता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो ये भी एक वहाँ पे है। यदि एक सब्जेक्ट उसने माइनर में लिया है, मेजर में कुछ और करना चाहता है, तो ऐसा भी। तो ये जो पहले जैसा पैटर्न था ना कि कोई जिससे मतलब बाइफर्गेशन नहीं था, तो एजुकेशन पूरा एक साथ है, यूनिवर्स है, तो कुछ भी पढ़ लो। तो ये जो बच्चे से करना चाहते हैं, एक इकोनॉमिक्स से मैथ्स भी करना चाहते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। यदि मुझे मैथ्स पॉलिटिकल साइंस है लेकिन मुझे मैथ्स भी करना है, तो आर्ट्स और साइंस कंबाइन नहीं हो सकता था, लेकिन अब बच्चा कर सकेगा यदि उसको हमारे इंटरेस्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इसी तरह की व्यवस्था शायद थी। हाँ, पुराने जो थे तो ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं था ना कि साइंस का है आर्ट्स का है, पूरा होल था, तो जो चाहे वो पढ़ सकते थे, इसलिए उनको सबका नॉलेज रहता था। मुझे लगता है कि अब वैसे ही हो रहा है। और इसका ये है कि सिर्फ जो बोले जा रहे हैं कि प्रैक्टिकली इसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे कि एक स्ट्रीम का कॉलेज है, सिर्फ आर्ट्स ही है और उनको कुछ साइंस का लेना है, कॉमर्स का लेना है, तो कल्चर यानी क्या बोलते हैं उसको कि उसको कंबाइन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन यदि मैनेज कर लेते हैं, क्लस्टर जिसे बोलते हैं, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं क्लस्टर करना पड़ता है, तो वो यदि कर लेते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से है तो वो हो सकता है, वो हो जाएगा वो। तो यदि हम इसको पॉजिटिवली ले तो अच्छी है, निगेटिव से देखें तो फिर मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। हमारे कॉलेज में तो अब सेकंड ईयर होगा कि हमने
NAP चालू कर दिया, ऑटोनोमस था तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। आप बाटी प्रोजेक्ट के भी कोऑर्डिनेटर हेड हैं, कुछ बाटी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, वो कैसा है, कौन से विद्यार्थियों के लिए है, किस तरीके से इसमें आवेदन निवेदन दिया जाता है? बार्टी है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो ये शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करती है। तो ये UPSC से लेके UPSC MPSC से लेके अपने क्लरिकल तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उसके लिए फंडिंग करती है, क्लासेस भी लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेती है। जैसे मैं अभी कोऑर्डिनेटर हूँ अमरावती, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में उसका सेंटर है अभी। तो वो MPSC और बार्टी के यानी IBPS के लिए, यानी बैंकिंग और LIC वगैरह रेलवेज जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम से उसके लिए वो। तो उसके क्लासेस वो एडवर्टाइज निकालते हैं, बच्चों को ऑनलाइन होता है उनका। यदि आप बार्टी के पोर्टल पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह अपने को सब मिलता है, उनका स्ट्रक्चर भी, उनका फंक्शनिंग भी, डिपार्टमेंट सब आपको मिल जाता है। तो यदि अभी जो बैच चल रही है वो IBPS की हमारे यहाँ 6 महीने के लिए उसकी बैच चलती है, साल में 2 बैचेस होती है। तो बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, 6,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड है। जो क्लासेस है वो हम रन करते हैं, उसका फंडिंग वहीं से आता है इंस्टीट्यूट को। तो जो फैकल्टीज़ है अच्छे वाले वो उनको यानी ट्रेनिंग देते हैं। MPSC का भी वैसा होता है, UPSC के भी इनके इंस्टीट्यूट है, कुछ यशोदा में चलते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट के IAS ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी कुछ बच्चे जाते हैं। तो इसलिए UPSC से लेके अपने क्लरिकल जो पोस्ट है सभी, उसके लिए इन बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को प्रिपेयर्ड करना, ट्रेनिंग दे के या फंडिंग करके, इस हिसाब से वो जो बार्टी है वो काम करते हैं शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए। तो ये उनका बहुत बड़ा काम है। और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। और बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट मिल चुका है, मिल रहा है। बच्चे अच्छा काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो जो बच्चे क्लासेस नहीं लगा सकते बाहर, उनकी कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को इसका बहुत बेनिफिट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपने एजुकेशन फील्ड के काफ़ी अहम पहलू उजागर किए, PhD से लेके, राजनीति से लेके, बुद्धिज़्म से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट से लेके, आपका बार्टी का जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपने फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहा। काफ़ी सटीक जानकारी आपने दी और काफ़ी गहराई से आप एजुकेशन फील्ड में तो है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका अनुभव था, इसको बैलेंस करके जो आपने ओपिनियन दिया, थॉट दिया, ये आज के डेट पे बहुत ज़्यादा नीड है। एक एजुकेशनिस्ट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ बोल सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या दिक्कतें जाती हैं, आप प्रशासन में हैं, आपने वो बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के इश्यूज एड्रेस किए, सजेशंस भी दिए क्या बेहतर होना चाहिए, सकारात्मक एक जो आपने नज़रिया बताया वो काफ़ी हमें अच्छा लगा, हमारे विद्यार्थियों को उससे निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो मैम, आपने इतने इंटेलेक्चुअल थॉट हमारे एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में आके एक्सप्रेस किए, एप्टेड एजुटेक एकेडमी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन, गाइडेंस हमें आगे ऐसा ही मिलता रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। मुझे भी बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई यहाँ पे आके कि आपसे, आपके द्वारा बच्चों तक मेरी ये जो विचार है वो पहुँचेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। सर